कश्मीर तक। तो उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की परिवर्तन यात्रा 21 मई से 6 जून तक प्रस्तावित है पूरे 75 जिलों में। उसी तहत जनपद भदोही में आज आदरणीय वामन मेश्राम साहब यहाँ पे आए हुए हैं और इस परिवर्तन यात्रा का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उसके संदर्भ में चाहता हूँ कि दोनों मार्गदर्शन करें। आदरणीय वामन मेश्राम साथियों, क्या करियो नहीं ठीक करियाओं गांव के साथियों, ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा है, ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा, ये ईवीएम के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। आप लोग जानते हैं कि पहले बैलेट पेपर पर वोट होते थे और बैलेट पेपर पर वोट होते थे तो बैलेट पेपर के माध्यम से अब चुनाव खत्म हो गया है। अब 2004 से 2009 को 2 बार ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हुआ, जिसमें घोटाला हुआ है, चुनाव कोर्ट में घोटाला हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है तो भारत की प्रजा को मालूम क्यों नहीं है? बहुत बड़ा जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है और समस्त भारत के लोकतंत्र की जान रखने वाला जजमेंट है। तो सारे देश के मीडिया वालों को इस खबर को कम से कम 72 घंटे तक इस खबर को चलाया जाना चाहिए और जब तक 140 करोड़ जनता को मालूम नहीं होता तब तक इसको चलाया जाना चाहिए। मगर मीडिया वालों ने इस खबर को दबा दिया, इस खबर को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। तो मीडिया किसके कब्जे में है? मीडिया दो जातियों के कब्जे में। बनिया अखबार के मालिक है। अभी ये जो जागरण पेपर निकलता है, ये तो मालूम है ना आप लोगों को, दैनिक जागरण के बारे में। अमर उजाला दूसरा बड़ा पेपर है आपके क्षेत्रीय इधर का। तीसरा बड़ा अखबार है हिंदुस्तान, है ना। ये तीनों अखबार के मालिक बनिया है, अग्रवाल बनिया है। आप लोगों को तो पता है नहीं, क्योंकि हमारा तो काम धंधा है साला कुंडली ढूंढने का है। जब तक पता ना किया जाए कि ये अखबार का मालिक कौन है तो पता कैसे चलेगा कि ये अखबार ऐसे क्यों चल रहा है। बहुत बार ये होता सर, ये अखबार में इतना बड़ा कार्यक्रम देश भर में चल रहा है, साला सिंगल लाइन की खबर क्यों नहीं आ रही है? ऐसा कभी सवाल आप लोगों के मन में पैदा नहीं हुआ होगा। तो मगर ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं मगर हम तो पूछते रहे, अपने आप को पूछते रहे। पंडित साला टट्टी को गया तो भी खबर लिख देता है कि ये पंडित जी जो है बड़ा आदमी है और टट्टी को गया है, तो साला टट्टी की खबर छाप देता है। हम इतना बड़ा सा देशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाले हैं और उसका कोई खबर नहीं छाप रहा है। दूसरा, सारे लोगों के कहने हमारे ही वोट चोरी किए जाते हैं, ऐसा नहीं, पंडित की भी वोट चोरी किए जाते हैं। क्योंकि मशीन ये थोड़ी देखता है अरे साला पंडितवा का वोट है, अरे छोड़ दो। मशीन थोड़ी आइडेंटिफाई करता है कि ये पंडितवा का वोट है और ये जो है चमार का वोट है, ये नहीं देखता है। ये निषाद का वोट है, पाल का वोट है, ये नहीं देखता है। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसके जैसे भी जो आ गया उसको वो चोरी कर लेता है।
तो उनको ये जानना चाहिए कि अरे ये वाहन में साहब बोल रहा था ईवीएम मशीन वोट की चोरी कर रहा है, उनको भी सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? वो सोचता है हो रहा है, बात तो सही है, साहब जो बोल रहा था सबूत से बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बोल रहा है, बात तो गलत है नहीं, सही है, मगर फायदा या तो कांग्रेस को होगा तो बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा तो पहला ब्राह्मण आएगा, तो सरकार ना हमारी ही चलेगी, चलने तो इसको हमको कोई दिक्कत ये इस वजह से वो जो पंडित है वो पंडित ईवीएम के रेफरेंस में कोई खबर छापने के लिए राजी नहीं। उनको ऐसा लगता है वो क्या कहता है कि ये जो ईवीएम हमने क्यों लाया, साला अमेरिका में ईवीएम नहीं है, जापान में ईवीएम नहीं है, जर्मनी में ईवीएम नहीं है, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश है और जहाँ 100% पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ईवीएम नहीं है। और हमारे देश में अभी भी 70% बुड़बक लोग हैं। बुड़बक समझते हो ना आप लोग? आप ही के ना इलाके का शब्द है बुड़बक। तो जिस देश में 70% चला बुड़बक लोग है, उस देश में ईवीएम लाने का कोई मतलब नहीं था। तो लाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो चालाक लोग हैं, उनको मालूम है बुड़बक को ही ना बुड़बक बनाया जा सकता है। ये बुड़बक लोगों को साला अम्बेडकर का विचार वाला आदमी काचराम आया और जगा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, साला नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और सब ये जितना बैकवर्ड लोग हैं उनको अकल आ गया, चला रहे हमारा वोट जाता है ना, हमारी सरकार बननी चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। इसको रोकने के लिए उन लोगों ने ईवीएम मशीन लाया, और ईवीएम मशीन क्या करती, वोट की चोरी करती। जब 2004 में पहली बार ईवीएम मशीन आई, तो ईवीएम मशीन आने के बाद जब आप बटन दबाते थे तो आंखों से दिखाई नहीं देता था। आपने मान लो साइकिल पर बटन दबाया तो साइकिल का निशान दिखना चाहिए ना कि साला हमारा बटन जो है साइकिल पे दबा। 2004 के ईवीएम मशीन में, 2009 की ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता था। और जब बैलेट पेपर आप करते हो, बैलेट पेपर पर आप वोट डालते थे, बैलेट पेपर जब कागज का पेपर होता था ना, बैलेट पेपर, तो उस समय क्या होता था, चुनाव आयोग के लोग बूथ पर जाने के बाद, बैठो बैठो बैठो, बूथ पर जाने के बाद में चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे ना, फिर आप उसको देखते थे, फला आदमी खड़ा है, ढकाना आदमी खड़ा है और आदमी खड़ा है, उसकी लिस्ट देखते थे कि कितना आदमी खड़ा है, देखते थे नाम कौन कौन खड़ा है, फिर देखते थे साला उसका चुनाव निशान क्या है, गधा है, घोड़ा है, सुअर है, कुत्ता है। तो ये ऐसे चुनाव निशान होते नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण कि आपको समझ में आ जाए। देखने के बाद आप सोचते थे अरे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। फिर आप क्या करते थे, मोहर उठाते थे, अरे शाही नहीं, अरे शाही नहीं, तो फिर आपको क्या करते थे, उस शाही वाला पैड होता था ना, हाँ शाही लग गया। और शाही लगने के बाद देखते अरे कुत्ता कहाँ है, सबसे नीचे है कुत्ता बाहर, फिर उसके ऊपर लगाते थे, हाँ बराबर लग गए।
इस कुत्ते को मैं मुहर लगाना चाहता था, लग गए। लगने के बाद आप उसको फोल्ड करते थे और छोटा फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे और निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। आपके मन में कोई भ्रांति नहीं होती, गारंटी होती थी। हाँ, बराबर गया। अब उसके बाद आ गया ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में 2004-2009 में चुनाव हुआ, आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई नहीं दिया, वोट किसके नाम पर जमा हुआ, क्योंकि दिखता नहीं था। आप बटन तो दबाते थे, मान लो आपने हाथी पर दबाया, वो हाथी दिखता नहीं था, आपने बटन दबा दिया। फिर बटन दबाने के बाद आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, बैलेट पेपर पर दोनों आंखों से देखते थे, और जिसका आंख कमजोर है वो चश्मा लगा कर, अरे चला बराबर लगा कि नहीं लगा, चश्मा लगा कर देखा। तसल्ली होनी चाहिए उसको कि मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा आप क्यों सोचते थे? क्योंकि आप जिसको चुनना चाहते हैं उसी के नाम पर आपका वोट जमा होना चाहिए। आप गारंटी करते थे, खातिरी करते थे, आपका ये करना जरूरी था। मगर ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद आपको 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया, 2014 में, 4 में और 2009 में, 14 में, 2004-2009। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये तमिलनाडु का ब्राह्मण, ये गया सुप्रीम कोर्ट, ब्राह्मण है और अमेरिका में पढ़ा हुआ है। वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साला प्रोफेसर था, बहुत बुद्धिमान आदमी है, छोटा मोटा प्रोफेसर वहां है। तो बुद्धिमान आदमी था, पीएचडी था, वहां नौकरी छोड़ छाड़ करके इधर आ गया। उसने तो अरे सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय चीफ जस्टिस ने दिया। ये भी ध्यान रखने पाती बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस होता है और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है। एक चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला है, तो बुड़बक का दिया हुआ फैसला तो नहीं है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई बुड़बक तो नहीं कह सकता, और वो भी फैसला उसने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छानबीन करने के बाद दिया। तो बियॉन्ड डाउट किसी की कोई आशंका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इस तीनों शब्दों को मिलाकर बनता है घोटाला होता है। तीनों शब्दों को एक जगह मिलाओ तो उसका अर्थ निकलता है घोटाला होकर चुनाव ईवीएम मशीन करवा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है आप जिसको चुनना चाहते वो चुनकर आने वाला नहीं है, जिसको आप चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आने वाला है। ये बहुत भयंकर बात जो है, जनप्रतिनिधि शब्द प्रयोग होता है हिंदी में। मैं तो मराठी भाषी आदमी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो मैंने प्रचार करने के लिए लेट हो जाएगा। हाँ, प्रचार करने के लिए हिंदी सीखा। तो पहले जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि कहते थे, लोग चुनते थे, उसको कहते थे, लोग चुनते थे। अब तो लोग नहीं चुन रहे, तो ईवीएम मशीन चुन रही है। इसलिए ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हो, ईवीएम मशीन में जमा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक बात। दूसरी बात,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। अगर मैंने यहाँ मैसेज टाइप किया, इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने यहाँ मैसेज टाइप किया और राम नारायण को भेज दिया, बीच में इलेक्ट्रिक वायर है? नहीं। वो अमेरिका में बैठा हुआ है मगर ट्रांसफर हो गया मैसेज, हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी आपका वोट, राम नारायण का वोट राम दशरथ के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। आपने राम नारायण को दिया, दशरथ के नाम पे जमा हो गया। राम नारायण चुनकर आने के बजाय दशरथ चुनकर आ गया। आप तो चुनना नहीं चाहते दशरथ को, अब तो राम नारायण को चुनना चाहते हैं। राम नारायण चुनाव हार गए, तो बहुत भयंकर बात हो गई। तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। लोग जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आ रहा है। ये घोटाला इस सदी का मतलब 100 साल में साला इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं है। 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का घोटाला तो हो गया, मगर ये जो घोटाला है, अरे बाप रे बाप, भारत सरकार का बजट 42 लाख करोड़ का है। जो चुनकर आता है उसका उस पर कब्जा हो जाता है, और वो भी 1 साल का। तो 5 साल सरकार चलती है, तो 200 लाख करोड़ रुपया का बजट पर कब्जा होता है। इतना सारा खर्चा करने का अधिकार उनको मिलता है, और वो अपने लोगों के विकास के लिए पैसा खर्चा कर लेते हैं। इसलिए ये घोटाला का पर्दाफाश होना चाहिए और इसके बारे में लोगों को जागृत किया जाना चाहिए। इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा हमने निकाली। ये 365 दिन तक चलेगी। दूसरा, और हमारे संगठन के लोग हैं वो 6000 तहसीलों में यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला है, ये हम लोग करने के लिए निकले हुए हैं। तो इसलिए इसमें ये जागरण चल रहा है। अब इस संबंध में बड़ा कार्यक्रम कहाँ है? सीतापुर में बड़ा कार्यक्रम, टीकापुर, गोपीगंज में, टीकापुर में बड़ा कार्यक्रम है। अगर आप लोग ज्यादा खुराक चाहते हो, थोड़ा सा खुराक दिया ना, थोड़ा नाश्ता करवाया, भोजन करना चाहते, 1.5 घंटे का भोजन है। ये तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का नाश्ता ही हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। वहाँ 1.5 घंटे का भोजन होगा, पंच पकवान भी उसमें मिलेंगे। तो आप आना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप नहीं आना चाहते हो, पंच पकवान से आप दूर रहे हो, तो आपकी मर्जी है, आप आना चाहते। जिसके पे मोटरसाइकिल तो बहुत है, एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग न बैठ जाता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आपने हमारी बात सुन लिया। सहयोग देना चाहिए।